नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी बेहद खास पेशकश अधिकारी देख रहे हैं आप इस वक्त। हमारे शो का मकसद दरअसल ये है कि वो तमाम लोग जो बहैसियत अधिकारी, जो बहैसियत अफसर हमारी और आपकी ज़िंदगियों को संवारते हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी कैसी होती है, कितना दिलचस्प होता है उनका रूटीन, उनकी ज़िंदगी में भी जद्दोजहद की कमी नहीं होती, परिवार को और अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी के सर्वे सर्वा होते हैं। तो हमने सोचा कि अपने इस खास कार्यक्रम के ज़रिए वो तमाम लोग जो अधिकारी की हैसियत से इन तमाम जिम्मेदारियों को संभालते हैं, एक एक करके उन सब की ज़िंदगियाँ आपके सामने रखें, जो सबकी ज़िंदगियों के लिए लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं। उनकी खुद की ज़िंदगी कैसी होती है, परिवार और काम के बीच तालमेल कैसे बना कर रखते हैं। तो हम स्वागत कर रहे हैं आज अपने इस खास कार्यक्रम में जनाब दीप भाटिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीप भाटिया जी ह्यूमन राइट्स कमीशन हरियाणा के चेयरपर्सन हैं और उनकी ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव के बाद यहाँ तक का सफ़र बेहद खूबसूरत भी रहा है, बेहद दिलचस्प भी रहा है। ख़ुद उन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि ये सफ़र उनको ख़ुद को कैसा लगता है, कैसे मैनेज करते हैं तमाम चीज़ें। लेकिन ये रूटीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि एक अधिकारी का रूटीन क्या होता है। फ़िलहाल हम ब्रेकफास्ट टेबल पर हैं और जल्द उनके दफ्तर भी पहुँचेंगे। तो भाटिया साहब, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? देखिए, मेरी पैदाइश है हिसार की। मेरे फादर सर्विस में थे। अर्लियर ही वाज इन एग्जीक्यूटिव सर्विस, देयर आफ्टर ही शिफ्टेड इन जुडिशल सर्विस। सो जैसे जैसे उनकी ट्रांसफ़र होती रही, हम भी बच्चे साथ घूमते रहे। हिसार में जन्म हुआ, रोहतक में पढ़ाई शुरू हुई। रोहतक के बाद नारनौल रहे 3 साल, नारनौल के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद जींद, जींद के बाद गुड़गांव, गुड़गांव के बाद भिवानी, भिवानी के बाद फिर रोहतक, और रोहतक में मैंने यूनिवर्सिटी में लॉ करी और मेरी एजुकेशन रोहतक में ही स्टार्ट हुई और रोहतक में ही फिनिश हुई। देयर आफ्टर आई स्टार्टेड प्रैक्टिस इन फरीदाबाद कोर्ट एज वेल इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ या दिल्ली के अंदर। तो लंबा सफ़र रहा और क्योंकि एक लीगल प्रोफेशन में फादर थे, जज थे, तो एक उस तरफ अट्रैक्शन भी था, इंटरेस्ट भी था। तो क्या अलग से कुछ दिलचस्पी थी लीगल दाव पेचों में आपकी, या फिर क्योंकि आपके फादर लीगल सर्विसेज में थे इसलिए आपको उन तमाम चीज़ों ने इंस्पायर किया जो आपके फादर कर रहे थे? क्यों आपने वकालत करी, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी वकील रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कई डिपार्टमेंट्स का वकील रहा। और एक मैं आपको और बताना चाहूँगा बात कि जैसे मैं ये समझता हूँ कि वकालत प्रोफेशन आज के दिन ओवर क्राउडेड हो गया। हम लोग सब देखते हैं बहुत सारे वकील आ गए हर कोर्ट के अंदर। पहले के आज के 20 साल में बहुत अंतर आया और लोगों को लगता है कि इस प्रोफेशन के अंदर शायद एक्सेल करने का स्कोप नहीं है। मैं कहूँगा अगर सिंसियरली काम करते हैं और आप उस सिंसियरली काम भी करें और मेहनत भी करें तो कहीं ना कहीं आपका नाम भी होता है, आपको सफलता भी मिलती है। जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। सुना है भाटिया साहब, बहुत पंक्चुअल हैं आप, तो हम नहीं चाहते कि आज भी आप दफ्तर के लिए लेट हों, वक्त पर नाश्ता भी हो, वक्त पे आपके सारे काम हमेशा की तरह चलते भी रहें। तो जब आप लीगल सर्विसेज में थे तब कभी ये क्लियर था आपको कि आगे जाके ज़िंदगी में और इतने काम करने हैं आपको? अभी आप बतौर चेयरमैन जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की, आपको स्पोर्ट्स में भी अच्छी खासी दिलचस्पी है जितना आपके बारे में जाना है, और आपको साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी अच्छी खासी समझ है। तो क्या शुरुआत में लगता था कि आपको ज़िंदगी में इतनी चीज़ें करनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता था। ये मैं समझता हूँ दिस इज़ ऑल गॉड गिफ्ट कि स्पोर्ट्स में जब हरियाणा में बड़ा एक्सेल करने का नाम चला था जी। तो 2014 में गवर्नमेंट वांटेड के कुछ ढंग से पॉलिसीज़ बने और हरियाणा का नाम देश के अंदर टॉप पे आ रहा है। सो द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया और मैंने उसमें जो भी टेक्निकल, लीगल, स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट की हेल्प हो सकती थी उसके तहत हरियाणा स्पोर्ट्स काउंसिल एक्ट 2016 को फ्रेम करने में मदद करी। देन आई वाज मेड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल हरियाणा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ वाज द प्रेसिडेंट। हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस टाइम विज साहब जो है वो भी उसके अंदर हमारे उसी टीम के वाइस प्रेसिडेंट थे।
और 4-5 मंत्री थे। तो उस दौरान हमने स्पोर्ट्स की पॉलिसीज़ को बनाने में हरियाणा में जो है एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था, उसका रिज़ल्ट आज भी आप देख रहे हैं। तो वो कभी सोचा नहीं था कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स का दिखता था, वकालत का दिखता था कि भाई ह्यूमन राइट कमीशन में जाएंगे, ये कभी प्लानिंग में या एम्स के अंदर शामिल नहीं था। ये सिर्फ सीनियर्स का, गवर्नमेंट का, उनको लगा कि ये आदमी की उपयोगिता वहाँ ज़्यादा हो सकती है। तो जैसा जो दायित्व मिला हमारा, तो ये है कि जो काम मिले उसको सिंसियरली करना है। आप नाश्ता शुरू करें। मुझे यकीन है इस टाइम जो सवाल हमारे दर्शकों के जहन में आ रहा होगा वो ये होगा कि भाटिया साहब के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर फैमिली क्यों नहीं है उनकी। देखिए, मैं बिलोंग करता हूँ फरीदाबाद से, मतलब मेरी फैमिली फरीदाबाद में है और वाइफ और बेटी वहीं फरीदाबाद ही रह रहे हैं। अब तो बेटा भी वापस वहीं पहुँच गया है। तो क्योंकि वो बेटी इज़ स्टडिंग इन कॉलेज, तो उनके लिए यहाँ लगातार रहना मुश्किल है। वो फरीदाबाद में ही पढ़ रही है, इसलिए वाइफ कभी कभी ही यहाँ आती है। अक्सर मैं सैटरडे संडे फरीदाबाद जाता हूँ या वेकेशंस में वहाँ रहता हूँ। तो यहाँ मेरा अकेला ही रहना होता है ज़्यादा टाइम। भाटिया साहब, एक बड़ा अहम सवाल है जो हर अफसर से दुनिया पूछना चाहती है जी, वो ये कि आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी बड़ी होती है, जवाबदेही बड़ी होती है। तो जब परिवार को और जिम्मेदारियों को एक साथ साधने की बात आती है तो वो बैलेंस कैसे बनता है? कितना इजी होता है या कितना मुश्किल होता है? किस तरह की दुश्वारियां पेश आती हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं तो समय की कमी कुछ कुछ में खलती है और परिवार को भी समय चाहिए होता है। कभी कभी ऐसी दुविधा हो जाती है कि आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि अब इस समय परिवार को देना है या अपनी जिम्मेवारी को देना है। मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट कि भाई ऐसा ही हमेशा होना चाहिए, पर मेरे केस में ज़्यादातर हमने जिम्मेवारियों को ज़्यादा तवज्जो दी और हमारा परिवार इतना सुलझा हुआ है, मेरी वाइफ और बाकी सब लोग, कि वो इन चीज़ों को समझते हैं। अभी मेरी मदर और फादर नहीं है, वो दिन याद आते हैं तो दुख होता है कि मदर को फ्रैक्चर हुआ, बट मेरे को संगठनात्मक दृष्टि से उस टाइम काम ऐसा था कि मैं 4 दिन तक उनको देखने नहीं गया, लोकल स्टेशन में होने के बाद। बट मेरे फ्रेंड्स और बाकी लोगों ने सब चीज़ों को संभाल लिया और मैं शायद 4th डे गया था। तो इन चीज़ों की वजह से कभी ऐसा लगा कि कदम डगमगा रहे हैं अगर जिम्मेदारी बड़ी है? कभी भी नहीं। सब लोग परिवार के इतने सुलझे रहे हैं कि उन्होंने कभी भी हमारी जिम्मेवारी को सेकेंडरी नहीं होने दिया, कभी भी नहीं होने दिया। तो जो नॉर्मल लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं कि कभी गाए बगाए परिवार के साथ वक्त गुजारना है, तो वो वक्त आपका कैसा होता है? नहीं, बहुत अच्छा। बाहर जाते हैं? नहीं, बाहर यहीं पे अपना वक्त देखिए, देते बाहर लगभग साल में 2 या 3 बार देश के हर कोने को देखना चाहते हैं हम। आपने 20 कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ में देश का प्रतिनिधित्व किया है, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग संस्थाओं के साथ। इसके बारे में जान सकते हैं? देखिए, मैं स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहा। बचपन में क्रिकेट और बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेलता था और शूटिंग है, तो उसका रिज़ल्ट रहा। उसी के साथ साथ मैं देश की अलग अलग खेलों के हिसाब से, अलग अलग गेम्स के हिसाब से लगभग 20 या 25 कंट्रीज़ में एज ए हेड ऑफ़ द डेलीगेशन या मैनेजर या चीफ कोच के तौर पे गया हूँ। और स्पोर्ट्स के अंदर सब लोगों से मिलना जुलना रहा है, वो अपने आप में एक अलग किस्म का अनुभव रहता है। इतने बड़े करियर में और इतने सारी प्रोफाइल्स होल्ड करके आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प क्या लगा? स्पोर्ट्स के बारे में? स्पोर्ट्स भी, या फिर आपने जो लीगल सर्विसेज दी हैं वो भी, या एज अ चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन हरियाणा, देखिए, सबसे ज़्यादा दिलचस्प क्या था? देखिए, दिलचस्प तो जब भी आप कोई ऐसा काम जिसमें आपको उससे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिले, उससे ज़्यादा दिलचस्प कुछ नहीं होता। अभी आप जो प्रेजेंट प्रोफाइल होल्ड करें सर, और जो आपकी हॉबीज़ भी, जैसे स्पोर्ट्स में आपको अच्छी खासी दिलचस्पी, और जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी आप करते हैं, तो ये तालमेल बिठाने में दिक्कत आती है कुछ? कैसे करते हैं फिर? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी काम आपको मिलता है उसको सिंसियरिटी से करना चाहिए, मैंने पहले भी कहा। उसके साथ साथ आपको हर पद की गरिमा को भी मेंटेन करना होता है। पहले मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ओपनली बहुत जाता था खुद पर, अब इस पद पे बैठने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस मैं समझता हूँ सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं
उस पद की गरिमा को मेंटेन करना होता है आपको, तो वो थोड़ा सोशल फंक्शंस में जाना या ऐसा फंक्शंस जहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात लगती हो, उनको अवॉइड करना आपके लिए ज़रूरी होता है। जैसे ये जो कमीशन है, इट इज़ बेसिकली, इसमें रहते भी जजेस ही हैं। अगर आप इसकी फॉर्मेशन ऑफ कमीशन की बात करें तो हेड ऑफ़ द कमीशन जो चेयरपर्सन होता है, वो पहले एक्ट के मुताबिक ही हैड टू बी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, और अदर जो दूसरे मेंबर होते हैं वो एक्स जज ऑफ दी हाई कोर्ट और सीनियर सेशंस होते हैं। तो उस लेवल का जब आपका डेकोरम रहता है और उस किस्म का काम रहता है, तो आपको थोड़ा सा पब्लिक अपीयरेंसेस में अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ता है। करते हैं, उसमें कोई हमें समस्या नहीं है, बस अपने आप को मन को समझाना होता है कि भाई ये काम आपको अभी नहीं करना है, जब इससे पद से मुक्त हो गए तो वो भी कर सकते हैं। ये आपका डिपार्टमेंट कैसा है, ये महकमा कैसा है, ये भी हम तमाम चीज़ें जानेंगे। और मेरा ख्याल है किसी भी वजह से जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं कि आप वक्त के बहुत पाबंद हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आपके दफ्तर में ही चलते हैं, वहीं पे जानेंगे कि वहाँ कौन कौन से चैलेंज आपका रोज़ इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपको एक अधिकारी के दिन भर की रूटीन दिखाएंगे, किस तरह की ज़िंदगी ये लोग जीते हैं, कैसे अपने पूरे दिन के काम करते हैं, वो बड़ी जिम्मेदारियां जो इन्हें सौंपी गई हैं उन्हें निभाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो हमारे साथ दीप भाटिया जी सुबह से मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनके घर पहुँचे, उनके साथ ही ब्रेकफास्ट भी किया। घर से निकलकर अब उनके दफ्तर आ पहुँचे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 स्थित ह्यूमन राइट्स कमीशन हरियाणा का ये दफ्तर है और हम इस वक्त दीप भाटिया साहब के साथ यहीं मौजूद हैं। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने रोज़ की तरह कोर्ट का काम निपटाया है। अदालत जो यहाँ पर लगती है, जो लोग अपनी क्वेरीज लेकर, अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं यहाँ इस उम्मीद में कि उन्हें उनकी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। क्या रोज़ का यही रूटीन होता है दफ्तर में? वर्किंग डेज पे डेली सुबह लगभग 2 घंटे जो हमारे फिक्स्ड मैटर्स होते हैं उसमें हमने नोटिस किया हुआ होता है, अधिकारियों को बुलाया हुआ होता है कंसर्न डिपार्टमेंट के, और कंप्लेनेंट भी कई केसेस के अंदर आते हैं। तो उसमें क्या उनकी परेशानी है, उस शिकायत का कोई निवारण हुआ, क्या उसमें अधिकारियों की कहीं गलती है, वो हम सारी चीज़ सुनवाई करते हैं और जो आवश्यक निर्देश आवश्यक लगते हैं हमारे को, वो उनको देते हैं। तो कंप्लेनेंट्स जो होते हैं भाटिया साहब की, वो सीधे अपनी एप्लीकेशन यहीं पर पहुंचाते हैं? वो क्या तरीका, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, बहुत सिंपल सिस्टम है, क्योंकि ये कमीशन बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई अपना एक ईमेल से, बाय सिंपल पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और हमारी जो वेबसाइट है NHRC की या ह्यूमन राइट्स की, उसके पोर्टल के ऊपर अपनी कंप्लेंट को डाल सकता है। उसके लिए ना तो कोई कोर्ट फीस लगती है, ना किसी प्रकार के कोई और चार्जेस लगते हैं, ना ही वकील करना ज़रूरी है, ना ही हर डेट में आना ज़रूरी है। जब तक कोई हम उसे बुलाए ना कि इसमें हमारे को कोई डॉक्यूमेंट्स दें, एविडेंस दें या कोई और कागजात दें, तब तक हम मैंडेटरी नहीं करते किसी को कि यहाँ उसको आने की ज़रूरत हो। आप जिस प्रोफाइल में हैं अभी, जिस बड़ी जिम्मेदारी को आप संभाल रहे हैं, सबसे ज़्यादा सुकून आपको क्या चीज़ देती है? देखिए, बेसिकली जो दायित्व हमें मिला है, जो ड्यूटी हमें निभानी है, उसको हम बखूबी निभाएं। और उसके अंदर हमारे पास एक किस्म से लोगों के ग्रीवेंसेस आती हैं। हमें ग्रीवेंसेस सुननी होती है पब्लिक अथॉरिटी के ख़िलाफ़, मींस गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। वो कोई कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरे ख़िलाफ़ झूठा केस बना दिया गया, या मेरे केस पे कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस ने मेरी बेटी को दहेज मांगते थे तंग किया और हम गए थाने में, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार के बहुत सारे केसेस हैं। यहाँ तक कि मैं गरीब आदमी हूँ, अंडर द स्कीम मेरे को जो है बिलो पॉवर्टी लाइन की बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जिसे पुराने टाइम में पीला राशन कार्ड बोलते थे, और मेरे को फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, या जिस प्रकार से अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, कारपेंटर और आपका मेसन, प्लम्बर, इनको जो कंस्ट्रक्शन लेबर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कहीं वो रजिस्टर्ड सीधे नहीं होते। तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फंड है लेबर डिपार्टमेंट के नीचे, ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो लोग
अगर अपना उनका रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर और साल में मात्र 90 दिन अपनी वो एक्टिविटी दिखाते हैं कि हमने फ़लानी जगह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम किया है, तो उनको गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम से बेनिफिट मिलता है। एक तो लोगों को पूरी अवेयरनेस नहीं होती और वो प्रॉपरली उसका प्रोसीजर नहीं कर पाते, तो कई बार वो पूरे बेनिफिट नहीं ले पाते। यानी आप यहाँ आकर सिर्फ इस कुर्सी पर बैठते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ निभाते नहीं हैं, लोगों को आप अवेयर भी साथ साथ करते हैं। हमारा मकसद यही है कि एक तरफ तो हम एक अथॉरिटी हैं जो अगर कोई किसी को रिलीफ नहीं देता, उसके राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो उसके खिलाफ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को करें। ये हमारी ड्यूटी एज़ पर एक्ट है। इसके अलावा ये तो हुआ कि किसी को सज़ा देना या किसी घटना के घटने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करना। तो एक हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ना हो, इसके लिए हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए हैं। सबसे ज़्यादा शिकायतें क्योंकि पुलिस महकमे की आती हैं, तो हमने पुलिस महकमे में एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा पिछले साल से ही। पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक ऑफिसर्स का आपसी डिबेट करवाया हर ज़िले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर। फिर सबका सारे ज़िलों का में छांट के 10-12 प्रतियोगी बुलाए और उनको हमारे सामने मधुबन के अंदर सबके प्रेजेंस के अंदर उनका दोबारा से एक आपसी डिबेट करवाया और उस डिबेट के अंदर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दिए। पर्पज़ इनाम देना या डिबेट करवाना नहीं, पर्पज़ ये है कि जब कोई डिबेट की तैयारी करता है तो वो लॉज को पढ़ता है और ह्यूमन राइट्स को समझता है। तो इस माध्यम से लोगों को, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनको समझ में आया कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज की जो वेलफेयर सोसाइटी है उसके अंदर पुलिस का काम कुछ बदल चुका है और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी कार्यशैली को बदलना है। पुलिस को किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है, मार पिटाई नहीं करनी है, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, आम कॉन्सेप्ट है कि ये चोर है या पुलिस कोई अपराधी है, बिना उसको मारेंगे नहीं तो बोलेगा कैसे जी। ऐसे इन चीज़ों से हमें अब हट के ऊपर जाना है और हमें जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ बढ़ना है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमारे को धीरे धीरे अपनी कार्यशैली को बदलना है। तो अब उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है ऑलरेडी और धीरे धीरे हम लोगों को और ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बात करके लगता है भाटिया साहब कि आप एक दर्दमंद शख्सियत हैं। लोग जो क्वेरीज लेकर आपके पास आते हैं, जो सवाली यहाँ कर खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि आप शायद उनसे रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं आप शायद उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। किस तरह के मामलात सबसे ज़्यादा आपके कार्यकाल में सामने आए? देखिए, ज़्यादातर शिकायतें पुलिस को लेकर होती हैं। कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं जहाँ फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई आदमी को वास्तव में उसके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। कुछ केसों का मैं बहुत इन शॉर्ट जिक्र कर सकता हूँ कि विडो औरत, उसको उसके घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में हमने प्रयास किया, लोकल अथॉरिटीज़ को बोला, जो भी उसके मैटर्स थे लोकल अथॉरिटीज़ की मदद से, डिप्टी कमिश्नर और एसपी की मदद से वो सॉर्ट आउट हुए और उसको उसके राइट्स मिल गए। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अब कई बार हमारे पास ही लोग आते हैं कि मैं मुकदमा नहीं लड़ सकता। अब जिसकी रेमेडी कोर्ट्स के माध्यम से ही होनी है, उसके अंदर तो कोई और ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं हो सकता। तो हम फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं उनको कि इसको जो भी लीगल हेल्प है वो दिलवाई जाए एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। इसी तरह से कई बार कुछ शिकायतें बड़ी अजीब आई। एक बच्चे ने कहीं एनसीईआरटी की किताब में ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा और जैसा कि एक टीनेजर में नई ग्रोइंग बच्चों के अंदर होता है, कई बार माता पिता के प्रति थोड़ी सी रिजेंटमेंट आ जाती है कि मेरे ऊपर बड़ी कर्टेल करते हैं, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, पढ़ो, वो करो। तो उस बेचारे के साथ भी कुछ ऐसी कभी कोई छोटी मोटी घटना घर में घटी होगी, उसने एक ईमेल हमारे को डाल दी कि मेरे माँ बाप मुझे बड़ा मारते हैं, तंग करते हैं, डांटते हैं। लेकिन हमने इमीडिएटली एक्शन लिया, डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव को बोला कि सीनियर लेडी ऑफिसर को और किसी ऑफिसर को भेजिए, इसकी जाँच कीजिए। तो पता
चला, उसने जस्ट टेस्ट करने के लिए कि ह्यूमन राइट के एक्शन करता है, किताब में पढ़ा था, उसने ईमेल कर दी। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ हरियाणा एक छोटे बच्चे की उम्मीदों पे भी खरा उतरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। उसने आपको टेस्ट किया, आप उस टेस्ट में कामयाब। इससे बड़ी मिसाल शायद कोई हो नहीं सकती। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि जब कुछ लॉज होते हैं या कुछ संस्थाएं होती हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए होती हैं, लोग उनका बड़े पैमाने पर एडवांटेज भी ले रहे होते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को उसका फ़ायदा भी हो रहा होता है, पर चंद गैर समाजी अनासर या एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों का गलत तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्या कुछ फॉल्स केसेस, कुछ फेक केसेस आपके सामने आए हैं? क्या ये भी होता है? देखिए, जहाँ ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है बहुत सारे एकेडमिशियंस के बीच में। जो नई जनरेशन है, जो लॉ को पढ़ते हैं, जो अखबारों को भी पढ़ते हैं, अवेयरनेस जिनमें आ रही है, तो वो एक सवाल पूछते हैं कि ह्यूमन राइट्स इज़ मेंट ओनली फॉर क्रिमिनल्स। ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत विचार आता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्रिमिनल्स की प्रोटेक्शन की बात करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कई बार उठता है उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो NGOs काम कर रहे होते हैं ऑन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट। वो किसी बाहर के कंट्रीज़ की या किसी और अल्टीरियर मोटिव से वो इस प्रकार की बातें उठाते रहते हैं, जिनको लोग ये समझ लेते हैं कि ये ह्यूमन राइट की अथॉरिटेटिव बॉडी कोई कमीशन बोल रहा है, जबकि वो कमीशन से कोई लेना देना नहीं होता उनका। वो जस्ट NGOs, हर ज़िले में 15-20 बने हुए हैं, वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, इससे लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी पैदा होती है। एक्चुअल में ह्यूमन राइट्स सबके इक्वल है, चाहे वो जेल में पड़ा हुआ आदमी हो, चाहे वो एक सिविलियन हो, गरीब आदमी हो, हर एक के राइट्स बराबर है और उसको मिलने चाहिए। जी, क्योंकि कई बार ऐसी चैलेंजिंग चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं कि आपको लगता होगा कई बार कि इस मामले को किस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है। देखिए, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। आत्मविश्वास यदि आपके अंदर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, दो चीज़ें अलग अलग हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो ऐसा है जो अपनी जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कुछ सोच के अपने आप को समझने लग जाए, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन कॉन्फिडेंस वो है जिसके बिना आपको आसानी से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप कंपटीशन में जाएं, चाहे आप एज ए ऑफिसर, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी भी फील्ड में काम करिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कि येस आई कैन डू दिस। और जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर सकते। कई बार ऐसी स्थिति आई, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ऐसी आई कि बहुत टेंशन वाला माहौल रहा कि हम कैसे कर पाएंगे इसको, लेकिन आपकी इंटेंशन साफ रहे और आप मेहनत करें तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है और आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। आखिरी सवाल है आपसे, ह्यूमन राइट्स कमीशन हरियाणा के चेयरपर्सन दीप भाटिया को क्या चीज़ लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है और वो सिलसिला लगातार चलता है? देखिए, इंस्पायर तो हमें यही करता है कि हम अगर हमारा जन्म इस धरती पे हुआ है तो हम किसी प्रकार से भी इस इन्वायरमेंट के लिए और लोगों के लिए कोई भी छोटा सा काम कर पाएँ तो वही हमारे जीवन को सकारात्मक माना जाएगा। और उसी के लिए हम काम करते हैं। हमारा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा भी हमने कोई गोल नहीं बनाया कि हमारी कोई मेमोरीज़ रहेंगी। ये ना मतलब दुनिया में लोग आए चले गए, लेकिन अपने काम को हम एट द लास्ट रात को सोते हुए और एट द फेक एंड ऑफ द लाइफ अगर आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं तो उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप भाटिया साहब इस बातचीत के लिए, अपने पूरे रूटीन को लोगों के सामने रखने के लिए। तो दीप भाटिया साहब से बातचीत करके, उनके साथ इतना वक्त गुजार के ये चीज़ अच्छे समझ में आई कि आपका गोल कितना भी बड़ा हो, चैलेंजेस कितने भी बड़े हों, लेकिन तालमेल आप किस तरह से बैठा रहे हैं, चीज़ों में आप बैलेंस किस तरह से कर रहे हैं, वो आपको दूसरों से हमेशा हमेशा मुख्तलिफ बनाती है। आखिर में यही कहूँगी आपके लिए, याद आएंगे ज़माने को मिसालों के लिए, जैसे वो सीधा किताबें हों हवालों के लिए, यूं वक्त की दहलीज से टकरा के ना गिर, रास्ते बंद नहीं हैं सोचने वालों के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त।